चलो अब आज वाली क्लास की डिस्कशन है स्ट्रेट लाइंस की, जो हमने फर्स्ट असाइनमेंट करी आफ्टर अटेंडिंग अप टिल क्लास 4 एट द ट्रू मैथ प्लेटफॉर्म। जो फर्स्ट 4 क्लासेस हमने अटेंड करी स्ट्रेट लाइंस की। तो अब द बेस्ट पार्ट इज दिस कि हम सिलेबस में अपने आप को यहां तक राइट तरीके से पुश कर पाए। तो आज वाली क्लास की डिस्कशन हमें क्लास 4 तक पूरा कंप्लीटली डिस्कस कराएगी कि एक्चुअली क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए था इन स्ट्रेट लाइंस। तो अब याद रखना कि जो बड़ी हेडिंग कर रहे हैं थ्रू स्ट्रेट लाइन, जिसको हमने शुरू करा दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो बड़ी हेडिंग हम लोग शुरू करने लगे हैं दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो कंप्लीटली फिगर के ऊपर बेस्ड टॉपिक है। स्कूल के सिलेबस में ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, हम गारंटेड क्वेश्चन राइट करेंगे। तो एग्जैक्टली जिन बच्चों का टारगेट केवल स्कूल का एग्जाम है उनके लिए तो बिल्कुल ये हमारे पास बिल्कुल प्लेट के ऊपर पड़े पड़े वो मार्क्स होंगे। इट इज सो सिंपल। अगर आगे हम कंपटीशन वाला काम भी अगर देखें तो ये एग्जैक्टली आईआईटी एडवांस तक ये टॉपिक बहुत सिंपल है, अगर प्रॉपरली इसका एग्जीक्यूशन हमें समझ में आ जाए। तो जो हम अभी हेडिंग कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा रोल है पूरे सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जहां पे सारी गेम चेंज होगी, वो है फिगर की अंडरस्टैंडिंग पे। जो कि हमने क्लासेस जो हमने अटेंड करी उसमें हमने देखना शुरू करा होगा कि मैं उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। तो उस बात को समझना इज द की, और उसके बाद उस की का इंप्लीमेंटेशन करना हर क्लास में क्वेश्चंस को करके, दैट इज द स्किल। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे मुझे आप लोग बोलते हुए चाहिए, एग्जैक्टली वैसे बोलते हुए चाहिए कि मैं उसको फिगर से कैसे ऑब्जर्व करता हूं। तो जब इस डिस्कशन को नोटिस करो तो ये नोटिस करना कि मैं क्वेश्चंस को कैसे देखता हूं। तो जब अब आईआईटी एडवांस का पेपर भी जब होगा तो उसमें मैं एग्जैक्टली उसको ऐसे ही देखूंगा, तो मुझे आप सब सारे के सारे एग्जैक्टली ऐसे देखते हुए ही चाहिए। तो उसके बाद इस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत नहीं होते। स्ट्रेट लाइंस इसका फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा सर्कल्स। सर्कल्स में भी फिगर का बहुत ज्यादा रोल है स्कूल के सिलेबस में। अब जैसे कई बच्चे अभी भी पूछते हैं कि हम जो कंपटीशन वाला पार्ट है वो क्या अभी कर लें साथ साथ पैरेलल। तो उसमें गड़बड़ क्या है कि जैसे अभी हम स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस की पहली 4 क्लासेस अटेंड करी, इसके बाद अभी और क्लासेस हैं, इसकी नेक्स्ट असाइनमेंट आएगी वो भी करेंगे डिस्कस। तो माइंड में हमारे एक अलग तरह की पिक्चर बननी शुरू होगी। एक नाम याद रखना, अभी कम नजर आएगा पर बाद में इसकी बहुत रोल बढ़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, और याद रखना एग्जैक्टली ऐसे, कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ हिस्से हैं, ये कहीं लिखा नहीं हुआ पर ऐसे याद रखना, आगे ये नाम बहुत क्लिक करेगा। क्वेश्चंस या तो फिगर के ऊपर बेस्ड होते हैं जो हम लोग फर्स्ट लेवल पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट नाम हम लोग एक बहुत बड़ा नाम करेंगे, वो नाम है लोकस, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। स्ट्रेट लाइंस में भी आएंगे, सर्कल्स में भी, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब में आएंगे। स्कूल के सिलेबस में उन्होंने लोकस को इन्वॉल्व नहीं करा हुआ, तो इसलिए जो बच्चों का फोकस ओनली बोर्ड एग्जाम्स है उनको इस डायरेक्शन में अभी ट्रैवल कराने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए अभी इस टॉपिक पे हम लोग मर्जिंग नहीं करते। दूसरा क्या होता है कि जैसे अभी हम स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइंस टॉपिक में भी कई क्वेश्चंस ऐसे के हैं जो कि बेस्ड अपॉन सॉर्ट ऑफ एलिप्स हैं, कि उस क्वेश्चन का जो सेंस है वो एलिप्स के साथ एसोसिएटेड है या हाइपरबोला के साथ एसोसिएटेड है, मतलब आगे वाले काम का भी पीछे वाले काम से कनेक्शन है। तो हम कंपटीशन वाले काम को ज़्यादा अच्छा कब हैंडल कर पाएंगे, जब हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी बनी होगी। तो जब एक बार कोऑर्डिनेट हमने पूरी कर ली, उसके बाद अब मैं बोलूंगा कि अब ये शुरू कर दो पूरा का पूरा कंपटीशन वाला काम पैरेलल साथ में करना। पर अभी वाली जर्नी पे अपना जो ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स रखो वो एग्जैक्टली रखो। हमने स्ट्रेट लाइंस करना है वाइंड अप, जो कि अब हमने क्लास इसके बाद वाला पोर्शन भी कर लिया, उसकी असाइनमेंट भी नेक्स्ट की डिस्कशन आ जाएगी। पर हर क्वेश्चन को स्टेप वाइज समझो। पहला काम क्या है, फिगर। नेक्स्ट नाम है लोकस, जो कि कंपटीशन का पार्ट है। उसके बाद एक नाम है फिक्स पॉइंट, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। वो कैसे के होंगे वो हमें नजर आएगा, वो हम लोग डिस्कशन में भी देखेंगे। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो टास्क है वो एक्चुअली एग्जैक्टली ये है। अभी ये कैसे इंप्लीमेंट होता है वो हमारी जर्नी है बिल्कुल आगे बढ़ने की, और बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसका बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत फियर होता है, अगर मैं अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताऊं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जैक्टली मुझे लगता है कि हमारे लिए गारंटेड बनने वाले मार्क्स हैं अगर हमें समझ में आ जाए। तो जो अभी डिस्कशन करेंगे वो स्कूल के सिलेबस के लिए, तो स्कूल का सिलेबस बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है,
बहुत ही ईजी है स्ट्रेट लाइंस, कोऑर्डिनेट आगे सर्कल वगैरह सभी बहुत सिंपल है, जैसे बताऊंगा बस एग्जैक्टली वैसे कर देना। और कंपटीशन में भी राइट तरीके से बेस बनाना, अभी वो बेस बनने के बाद एग्जैक्टली उसके बाद वाला जब प्रोसेस हैंडल करोगे तो हमें समझ में आएगा कि क्यों बहुत सिंपल है, पर राइट तरीके से चलो। अब जो टास्क है वो क्या कि हम लोगों ने डिसाइड करा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस डेट तक वाइंड अप करनी है, तो उस डेट तक उसको वाइंड अप करना है बिल्कुल पैरेलल। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, तो हमें पूरी जर्नी का पाथ ना बड़ा हैंडल होता हुआ लगेगा। और कंप्लीटली याद रखना, जो बच्चे 9th से भी IIT की तैयारी कर रहे हो उनसे भी हमें फर्क नहीं पड़ता। 11th 12th प्रॉपरली इन 2 सालों में काम अगर हमने सही तरीके से जैसे बता रहा हूं वैसे कर लिया, तो अब अभी से बिल्कुल याद रखना। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे के क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम कंपटीशन वाला काम एग्जैक्टली क्या करें, अभी क्या करें। अभी जो पहला टास्क रखो वो ये कि जो अभी टेस्ट होते हैं उसमें हमारे फुल मार्क्स आने चाहिए, 1 मार्क भी ना कटे। सो बिल्कुल जो पहला मोटिवेशन होना चाहिए वो ये कि जो टेस्ट होते हैं उसमें हमारे बिल्कुल फुल मार्क्स आए। अब से 10-15 डेज के अंदर अब मैं काम देना शुरू करूंगा, जो टॉपिक्स हम पिछले कर चुके हैं उसका कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मैं कंपटीशन वाला पार्ट अभी ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा कि वो पैरेलल करना शुरू करो। तो उसको जब पैरेलल करना शुरू करोगे तो उसका फिर आगे ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भी आएगी, उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होना शुरू हो जाएगा। पर एग्जैक्टली डिस्कशन को पूरी तरह फॉलो करना कि हैंडल कैसे करना है। तो ये असाइनमेंट बहुत ही सिंपल थी, पर चलो हमें पहला काम तो चाहिए कि हमारा बेसिक लॉजिक बहुत स्ट्रांग हो। तो आज वाली क्लास में इसके हर क्वेश्चन की डिस्कशन को नोटिस करो। अब ये देखो, देखो सारा सेंस पूरी तरह था फिगर के ऊपर बेस्ड, बस वही बात को हमने समझना शुरू करना था। हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि सिंपली एक्सेस हैं, और हमें क्या कहा गया कि a है 2 0, हमें दिखता है यहाँ पे 2 0, b कहाँ पे है 0 2, हमें दिखता है कि यहाँ पे है, तो ये a है, ये b है, c है 0 7 विच इज़ कहीं यहाँ पे हो गया। तो अगर AB हमें पैरेलल टू अगर CD चाहिए, तो एक बात तो वैसे साफ साफ दिखती है कि अगर ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव अगर होता तो ABCD का जो एक पॉसिबल D बना वो तो यहीं बन गया। तो वो अगर ये 2 0 है, ये 0 2 है, ये 0 7 है, तो ये 7 0 हो गया। तो हमें विजिबल है कि एक पॉसिबल आंसर अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो मुझे फिगर से मिलता था। पर इस क्वेश्चन में क्या पता और भी पॉसिबल आंसर्स होते और पॉसिबल भी बन पाते होते। तो वो चेक करने के लिए अब हमें क्लैरिटी है कि इन जनरल अगर ट्रेपीजियम अगर है तो AB अगर पैरेलल टू CD अगर है, तो हमें ये समझ में आता है कि A और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम अगर है तो AB का स्लोप निकाल लो। AB का स्लोप हमें फिगर से देख के क्लैरिटी है कि हमें AB का स्लोप निकालना चाहिए, वो आ रहा है -1। CD का स्लोप भी -1 होना चाहिए, तो इन दोनों का स्लोप निकाल लो, y-7 अपॉन x -0। तो y-7 अपॉन x -0 शुड बी इक्वल टू -1। ये -x आ गया, वहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 7 आ गया। ये बन गई एक कंडीशन बिटवीन x एंड y। अब हमें क्लैरिटी है कि अगर ये ट्रेपीजियम अगर आइसोसेलेस है तो हमें इस फिगर ने बताया कि AC और BD लेंथ को सेम होना चाहिए, AC लेंथ और BD लेंथ को सेम होना चाहिए। AC की लेंथ फाइंड करो, AC की ओरली लेंथ फाइंड करो, तो AC की लेंथ कितनी आ रही है इस केस में, सिंपली इस केस में AD और BC को सेम होना चाहिए। तो जो AD बना, AD और BC को सेम होना चाहिए। BC कितना बना, BC सिंपली आ गया 5। देखो 2 -0 और ये सिंपली ये 0 2 0 7 दोनों यहाँ पे ही हैं, तो वो लेंथ तो ईजिली सेम आ गई। AC और BC को और AD को सेम होना चाहिए। तो BC की लेंथ आ रही है 5, AD की लेंथ भी 5 होनी चाहिए। AD की लेंथ क्या बनी, x -2 का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर, इसको 5 होना चाहिए इसके स्क्वायर रूट को, तो स्क्वायर करके 25 आ गया। अब x प्लस वाई 7 है, वहाँ से मान लो मैंने y की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ गई 7 - x, या x की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई 7 - y। यहाँ पे x की जगह लिख दो 7 - y, तो ये आ गया 7 - y -2 विच इज़ 5 - y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 25 के। ये क्वाड्रेटिक एक्सपैंड कर लो, y के 2 आंसर आ जाते हैं 0 और 5, कॉरस्पॉन्डिंग x आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था और होना चाहिए था। पर देखो सेंस क्या है कि फिगर को कैसे देखें, वहीं से क्या इक्वेशन बनाएं, वो सेंस है। तो हमने जो काम करा उसमें हमें ये समझ में आया कि स्ट्रेट लाइंस में ना
ये नहीं इंपॉर्टेंट जैसे कि बच्चों को लगता है कि इक्वेशंस कुछ नहीं है, वो छोटी सी बात है। मेन गेम क्या है? फिगर की अंडरस्टैंडिंग। इस क्वेश्चन में फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो एक लाइन अगर वाई एक्सिस के साथ अगर 30 डिग्रीज का एंगल अगर बनाती है तो क्या, और एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हमें समझ में आता है कि वो लाइन यहाँ पे होगी। क्लॉकवाइज देखो ऐसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा होगा, तो ऐसे वो एंगल 30 डिग्रीज बना रही है। तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है? ये सब क्वेश्चंस का पर्पस क्या है कि हम लोग के माइंड में फिगर बैठ जाए, कुछ मर्जी आए वो हमें समझ में। अब देखो इसको मैंने फटाफट बनाया, ये 30 डिग्रीज है, ये कितना है 90, तो ये मिला के कितना हुआ 120। तो द एंगल विच दिस लाइन इज मेकिंग विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज 120 डिग्रीज। तो इसका स्लोप क्या होगा? उस एंगल का टैन। तो ओरली हमें क्लियर है कि आंसर वुड बी टैन 120 डिग्रीज विच इज -√3, वो अपना आंसर है। तो ये बस प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेकार क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट था फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये बिल्कुल बेकार था। अब ए और बी का मिड पॉइंट क्या बना? सिंपली 8 + 0/2 4 0 - 4/2 विच इज -2। इसको और ओरिजिन को ज्वाइन कराती लाइन का स्लोप क्या बना? -2/4 विच इज -1/2। वो अपना आंसर हो जाएगा सिंपली -1/2। वही आंसर था। बेकार था प्रैक्टिस के लिए कि हमें बेसिक इक्वेशन याद हो जाए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो उसमें एक्स कांस्टेंट होता है, वो हमें रटना नहीं, वो हमें फिगर से समझ में आना चाहिए। तो एक लाइन है जो कि 3, -4 से पास करती है, यहां कहीं होगी। तो जब वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका एक्स हमेशा 3 होगा। वही अपना आंसर था। तो फ्री के मार्क्स थे ये भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 ऑन द एक्स एक्सिस एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द वाई एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि लाइन हमने बनानी है जो कि इसका एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो 4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो यहाँ पे 4 इंटरसेप्ट, मतलब ये पॉइंट 4,0 से पास करती है एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के साथ उसका जो एंगल है दैट इज 30 डिग्रीज। तो अब वो उन्होंने दिया नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, तो इस केस में दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ बन जाती। लाइन ये वाली भी बन जाती जिसका एंगल 30 डिग्रीज बनता है, और एक्चुअली लाइन ये वाली भी बन जाती जिसका एंगल 30 डिग्रीज बनता है वाई एक्सिस के साथ। तो उन्होंने बताया नहीं कि क्लॉकवाइज लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो हमें दोनों बता देने चाहिए। अगर मेंशन करते तो हम उसको लेते। तो अगर एक लाइन का एंगल अगर वाई एक्सिस के साथ अगर 30 डिग्रीज है तो उसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो बनता 60 डिग्री, या फिर इस केस में जो एंगल बन जाता वो बन जाता 120 डिग्री। तो जो लाइन हमें चाहिए वो लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 4 है, मतलब 4,0 पॉइंट से पास कर रही है, और उस लाइन का जो स्लोप है वो या तो √3 है विच इज 60 डिग्रीज की वजह से, या फिर 120 डिग्रीज की वजह से विच इज -√3। तो बन गई बात। तो लाइन क्या बनी? y - 0 = √3 × x - 4, या फिर y - 0 = -√3 × x - 4। ये दो पॉसिबल आंसर्स हैं। तो हमें पता है ये सारे क्वेश्चंस क्या करते हैं, हमें राइट तरीके से फिगर पे पुश करते हैं कि फिगर वाली बात को हमने यूज कैसे करना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी देखो, सब फिगर की गेम है। हमें कहा कि अ लाइन थ्रू द पॉइंट ए विच इज 2,0 मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अबाउट ए इन एंटी क्लॉक इन इज रोटेटेड अबाउट ए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द न्यू पोजीशन। आंसर ये गलत दिया हुआ है। देखो समझो कि मैं इसको हैंडल कैसे करता हूँ। मुझे किसी ने कहा कि ये ए है तो मेरा हाथ चलेगा कि ये ए है। ये एंगल कितना गिवन है? 30 डिग्रीज। अब किसी ने बोला कि इस लाइन को मैंने 15 डिग्रीज घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो घुमा दिया, ठीक है। तो अब इसका स्लोप निकालने का तरीका हमने आगे वाली क्लासेस में इसको लंबे रूट पे भी देखा हुआ है। बुक्स में भी उन्होंने कई बार इन क्वेश्चंस को लेंथी रूट से करा होगा, तो उनको करने दो, हमने नहीं करना। ये क्वेश्चंस जब ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएंगे तो हमारे सॉल्व होने चाहिए 10 सेकेंड्स में। हमें दिखता है कि ये 15 डिग्री, एग्जामिनर ने क्यों दिया 15 डिग्री? एग्जामिनर को नहीं पता कि एक बच्चा जज कर लेगा कि 30 + 15 तो 45 होता है, तो उन्होंने दिया इसलिए कि एक बच्चा जज कर पाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर वो क्वेश्चन कितनी बार आईआईटी में उन्होंने क्वेश्चन प्लेट पे रख के दिया हुआ है,
100% फिगर के ऊपर बेस्ड, और बोर्ड के एग्जाम मतलब बोर्ड में अब देखो डायरेक्टली 12th में तो आना नहीं है टॉपिक, तो जो बच्चे आईसीएससी बोर्ड के लिए हैं उनके लिए ये बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर एग्जैक्टली सेंस ये बना होना चाहिए कि जब लाइन को हमने 15 डिग्री और मोड़ा तो ये 45 डिग्रीज हो गया विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस नई लाइन का स्लोप कितना है 1, और ये पास कर रही है 2,0 से, तो लाइन बन गई y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये मेरा आंसर है। तो इट वॉज अगेन वेरी सिंपल। नेक्स्ट में दिया फाइंड द लाइन्स थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल ऑफ π/3 एंड 2π/3 विद द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द लाइन्स पैरेलल टू द लाइन कटिंग द y एक्सिस एट डिस्टेंस 2 बिलो द ऑरिजिन। तो हमें लाइन गिवन है फाइंड द लाइन्स थ्रू द पॉइंट 0,2 π/3 और ये 2π/3 विद द एक्स एक्सिस। तो π/3 का मतलब स्लोप हो गया √3, 2π/3 का मतलब स्लोप हो गया -√3। तो लाइन तो आ गई, पॉइंट पता है, स्लोप पता है। ऑल्सो फाइंड द लाइन्स पैरेलल टू देम कटिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ऑरिजिन। तो y एक्सिस को 2 यूनिट्स बिलो द ऑरिजिन कट करती है, तो 0, -2 से लाइन पास करती है, और स्लोप उसका कितना है, या √3 है या -√3 है। ये आंसर बन जाता सिंपली y माइनस 2 इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस 0, और ऐसे ही -√3 इंटू एक्स माइनस 0। काम की बात क्या है कि ये अंडरस्टैंडिंग अपनी थॉरो बन जाए, कि हमें जो कहा गया वो हमें इजीली बोलना आता है। ये बेकार था। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हमें गिवन है, और हमसे कहा गया कि उस की साइड्स की इक्वेशन बता दो। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली तो अब जब हमें ये पॉइंट्स गिवन है तो हमें ये क्लैरिटी है कि हम इसके वर्टिसेस तो निकाल ही सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने अब अगर आता तो मैं इसमें सोचता ये कि क्या ये फास्ट हो सकता है। देखो अब एक लाइन याद रखना, मेरे साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने नहीं आए, याद रखना ये बात। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमें बुक से देख के भी समझ में आ जाए, बहुत सिंपल कहानी है। साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने का जो पर्पस है वो याद रखना। मैंने हर बच्चे को ये बात हमेशा बोली है कि मेरे साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने का पर्पस है कि हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा होल्ड बहुत फास्ट बन जाए। तो इन क्वेश्चंस में स्कीम लगाना सीखो कि अब देखो इसको देखते मेरे मन में आता कि क्या मैं ये कोऑर्डिनेट निकालूं, जैसे हमने कभी 10th में भी करा होता है कि इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लो, तो वो गलत नहीं है पर वो लेंथी है। तो मेरा टारगेट हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होना चाहिए कि हम ऐसा क्या दिमाग लगाएं कि हमारा काम तेज हो जाए। याद रखना ये बात, हम ऐसा क्या दिमाग लगाएं कि मेरा काम तेज हो जाए। ये मेरा काम है कि मेरा काम तेज हो। तो मुझे दिखता है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा, तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन अगर निकालनी है तो मुझे अगर कोई इस लाइन के ऊपर का पॉइंट दे दे तो बात बन जाए। तो इस क्वेश्चन में अब नोटिस करो कि इस लाइन के ऊपर का पॉइंट मेरे पास था। तो इस क्वेश्चन में जिस बच्चे ने इन कोऑर्डिनेट्स को निकाला उसका रूट गलत है, उसका रूट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसका रूट लेंथी है, और मैंने कई बार क्लास में बोला है कि लॉन्ग रूट इज रॉन्ग रूट। ये है पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा हिंट जो हमने कई बार सुना है कि लोगों को ये नहीं आ पाता कि लॉन्ग रूट इज रॉन्ग रूट। ये अगर ऐसे ये इस पे होल्ड नहीं बना पाए ना तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं कर सकते। बोर्ड में भी हम 95, 93 वाले जोन में आ जाते हैं। 100 पे कब जाते हैं? जब हम लोग उस जोन में आ जाएं कि पेपर हम लोगों का 3 घंटे का पेपर हमारा पौने 2 घंटे में 2 घंटे में खत्म होने की सिचुएशन बन जाए। तो वो कब बनती है? जब हमें देख के समझ में आता हो कि एग्जामिनर ने ये सोच के क्वेश्चन डाला। तो अब इस क्वेश्चन में मेरे को भी ये बात समझ में आती है कि कोऑर्डिनेट्स में फाइंड कर सकता हूं, पर क्यों करूं? अब सोचो कि अगर ये पॉइंट अगर 2,1 है, ये अगर -5,7 है, और ये अगर -5,5 है, तो अगर मैं इन दोनों का स्लोप अगर निकाल लूं तो आ गया सिंपली 7 - 1 6 -5 - 2 विच इज -7। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? सिंपली -6/7। तो हमें क्लियरिटी है कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन साइड के पैरेलल ही होती है। तो इस लाइन का स्लोप भी -6/7 है, और ये लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई विदाउट सॉल्विंग द पॉइंट्स, विच इज y + 5 इज इक्वल टू -6/7 इंटू x + 5। ऐसे ही ये लाइन को निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, ये पॉइंट पता ही है। ऐसे ही थर्ड वाली।
तो इस क्वेश्चन को देने का पर्पज एग्जैक्टली ये अंडरस्टैंडिंग था, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाना था, इसमें कुछ नहीं था। ये क्या बेकार है बिल्कुल। हमें एक ट्राइंगल गिवन था ABC, A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A, तो BC का मिड पॉइंट निकाल लो और ये इक्वेशन बना दो, ये बेकार था। इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड थ्रू A, BC का स्लोप निकाल लो, उसके परपेंडिकुलर बना दो लाइन। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड BC, BC का मिड पॉइंट ले लो और उसके परपेंडिकुलर लाइन बना दो। तो ये क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी, केवल ये इक्वेशंस बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। 10th में गिवन था कि वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज अलोंग द इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ अल्फा एंड वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज इज एट द ओरिजिन। ठीक है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। चलो अब समझना, इसमें ना, इसमें अब देखना कि फिगर का रोल कैसे होता है। हमें किसी ने ये दी सिचुएशन, एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड अल्फा एंगल पे है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो कुछ ऐसे का स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर नहीं लग रहा तो आपकी प्रॉब्लम, स्क्वायर है। ये हमें गिवन है कि अल्फा है, इसकी लेंथ हमें गिवन है कि 4 है। हमसे कहा गया कि इसके डायगोनल की इक्वेशन बताओ। तो डायगोनल क्या है, लाइन होती है, तो मुझे 2 लाइंस की इक्वेशन बनानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर। तो मुझे एक ये डायगोनल निकालना है और एक मुझे ये डायगोनल निकालना है। मुझे इन 2 डायगोनल्स की इक्वेशंस फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है। अब मैं कैसे फाइंड करूं? तो मुझे ये याद है कि एक लाइन की इक्वेशन को बना सकने के लिए मुझे उस लाइन के ऊपर का पॉइंट बता दो और उसका स्लोप बता दो। मैं लाइन बता देता हूं, ये एंगल अल्फा है, ये पूरा एंगल कितना होता है 90, तो ये डायगोनल यहां से कितने एंगल पे होता है 45। तो ओरली बिना कुछ करे समझ में आता है कि इस डायगोनल का जो ये एंगल बनता वो बनता 45 प्लस अल्फा। तो स्लोप कितना आ गया, सिंपली tan ऑफ 45 प्लस अल्फा, tan π/4 प्लस अल्फा, ये बना मेरा स्लोप, जो कि क्या बन रहा है सिंपली tan π/4 प्लस अल्फा पर। चलो, और ये पास कर रहा है ओरिजिन से, तो क्या हमें समझ में आता है कि इक्वेशन ऑफ ये वाला डायगोनल तो आ गई। क्या बनी इस डायगोनल की इक्वेशन, y माइनस 0 इज इक्वल टू tan π/4 प्लस अल्फा इंटू एक्स माइनस 0। अब जो डायगोनल ये दूसरे वाला है, इस डायगोनल का स्लोप क्या हमें समझ में आता है कि ओरली आ गया। क्यों? क्योंकि हमें फिगर बताती है कि दोनों डायगोनल स्क्वायर में आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए इस डायगोनल का, सेकंड डायगोनल का स्लोप कितना आ गया, -1 अपॉन tan π/4 प्लस अल्फा विच इज माइनस कॉट π/4 प्लस अल्फा। ये कैसे आया, फिगर से ही, बेकार था ये भी। अब मुझे इस सेकंड डायगोनल के ऊपर का या तो पॉइंट बता दो या कोई एक डेटा पॉइंट और बताओ। ये हमने देखो करा है ना कि हमें उस लाइन के ऊपर के 2 डेटा पॉइंट चाहिए होते हैं उस लाइन की इक्वेशन को बनाने के लिए। तो इस केस में वो बन पा रहा था। हमें क्लियर है ये एंगल अगर अल्फा और ये डिस्टेंस अगर 4 है तो ये पॉइंट सिंपली कितना हो जाता, ये 4 है तो ये हो जाता 4 कॉस अल्फा और ये हो जाता 4 साइन अल्फा। तो सेकेंड लाइन के ऊपर का ये पॉइंट आ गया 4 कॉस अल्फा 4 साइन अल्फा, और ये पास, इसका स्लोप है माइनस कॉट वो, तो y माइनस 4 साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉट π/4 प्लस अल्फा इंटू एक्स माइनस 4 कॉस अल्फा। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। ये सेंस चाहिए, ये सेंस चाहिए। तो इसको कॉट को कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर लो, इसको एक्सपैंड कर लो। तो मेन टास्क लेकिन एग्जैक्टली ये ऐसे देख पाना है। चलो, अब ये लैंग्वेज भी याद रखना, ये इस लैंग्वेज के लिए क्वेश्चन दिया था। कभी भी कोई बोले कि लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस है, तो लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस होगी तो बीच में होगी, या यहां पे ऐसी होगी या यहां पे ऐसी होगी। जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास करे, ऐसी भी हो सकती है, पर इक्वल इंक्लाइंड है, मतलब ये एंगल और ऐसा जो वर्टिकल एंगल है वो सेम है। तो एक लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस अगर बोला गया तो उस लाइन का एंगल या तो 45 डिग्रीज होगा या फिर 135 डिग्री होगा। तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। ये पर्पस था। तो अगर अब विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 फ्रॉम द y एक्सिस, तो स्लोप गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, और ऐसे y इज इक्वल टू -x प्लस 4। ये पॉसिबल आंसर्स है, वही बने हुए हैं यहाँ पे। तो इसमें ये बहुत ही सिंपल था, ये केवल इस लैंग्वेज को रिकॉल करवाने के लिए दिया था, हमने क्लास में करा हुआ है।
नेक्स्ट में गिवन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस व्हिच पास थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड तो मतलब स्लोप हमें आ गया। फाइंड द, ये दो क्वेश्चंस एक साथ, ये पिछले वाला और ये वाला सेम डल गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली ट्वाइस एंड थ्राइस ऑफ दोज ऑफ द लाइन। बिल्कुल बेकार था। ये दो क्वेश्चंस थे एक्चुअली, ये अलग क्वेश्चन है और नीचे ये अलग क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन एक साथ डल गए पर बेकार थे। इक्वली इंक्लाइंड वाला तो पीछे वाला क्वेश्चन ही हो गया। स्लोप उसका 1 या -1, दो केसेस बनाने थे। उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट इसका डबल और ट्रिपल है। इसका ओरली एक्स इंटरसेप्ट निकालो। वाई को 0 डालोगे, एक्स इंटरसेप्ट कितना आ गया इसका 4, और वाई इंटरसेप्ट इसका कितना आ गया, एक्स को 0 डाला तो वो आ गया 3। ये 4 है और ये 3 है इस लाइन का। तो जो लाइन मुझे निकालनी है उसका एक्स इंटरसेप्ट इसका डबल है, तो एक्स इंटरसेप्ट 8 है और वाई इंटरसेप्ट इसके वाई इंटरसेप्ट का ट्रिपल है। उसका वाई इंटरसेप्ट 3 है तो उसका 9 हो गया। लाइन क्या बन गई, x/8 + y/9 इज इक्वल टू 1। ये भी बहुत सिंपल था और हमने राइट करना था। इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में भी करा हुआ पर ये प्रैक्टिस के लिए दिया था। लाइन इस पॉइंट से पास करती है, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स जो है वो 14 है। तो अब हमें गिवन क्या था कि ये लाइन ऐसे कट करती है, उसके इंटरसेप्ट्स का जो सम आ रहा है वो हमें गिवन है कि 14 था। तो अगर ये a और ये b अगर है, डायरेक्टली फिगर से नहीं हो रहा है ये, तो a + b हमें गिवन था कि 14 है एंड साथ में हमें गिवन था कि वो 3,4 से पास करती है। तो इस लाइन को निकाल सकने के लिए मुझे क्लैरिटी है कि मुझे a और b बता दो, a और b निकलवाओ। कैसे निकालें? तो अब डायरेक्टली ये फिगर से नहीं हो रहा, तो मैंने क्या करा, लाइन लिख ली x/a + y/b = 1। x इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट हमें दिया गया है कि 3,4 है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3/a + 4/b बराबर हो गया 1 के। अब जो b है वो हम जानते हैं कि a + b 7 है, तो b को लिख सकते हैं 14 - a, तो लिख दो b को 14 - a। तो 3/a + 4/14 - a बराबर है 1 के। इसका एलसीएम ले लो, ये क्वाड्रेटिक बन गए, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दो, वहाँ से a निकल आता। a निकल आते a की 2 वैल्यूज आती, वहाँ से b आ जाता। तो इस क्वेश्चन में अकेला पर्पस क्या था कि यहाँ तक बिल्कुल राइट प्रोसेस बना लो, और बहुत सिंपल था। नेक्स्ट में गिवन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ एरिया विच ट्राइंगल ऑफ एरिया 96√3 with the axis and perpendicular from the origin to it makes an angle of 30 degrees with the y axis। अब देखो लैंग्वेज उन्होंने हमें कुछ तो लैंग्वेज देनी है ना एग्जामिनर ने, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्कूल के पेपर में क्वेश्चन गलत करना पाप लगेगा, याद रखना। इट इज सो सिंपल दैट वंस वी एक्चुअली अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन विच वी आर वर्किंग, तो ये क्वेश्चंस अपने गलत नहीं हो सकते। ये उस तरह का टॉपिक है। हमें किसी ने बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो इतना है और परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द वाई एक्सिस। तो अगर परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन 30 डिग्रीज अगर वाई एक्सिस के साथ बना रहा है तो ये इसका 60 डिग्रीज बना। अब एक बात सोचो कि ये एंगल अगर 60 डिग्रीज अगर है, ये एंगल अगर 60 डिग्रीज अगर है, तो क्या समझ में आता है कि ये परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर है। तो ये पर्पस समझना, इस क्वेश्चन में फिगर का रोल है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो जो अगर ये एंगल अगर 60 डिग्रीज अगर है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 30 हो गया, मतलब ये एंगल 150 होगा। तो एक्चुअली जो लाइन हमें दी गई उस लाइन का जो एंगल बना विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो 150 डिग्री है। यहाँ चलो छोड़ो, ये 30 डिग्रीज है, ये अगर a है ये b है, तो क्या हमें समझ में आता है कि जो b/a है वो फिगर से विजिबल है कि tan 30 हो गया विच इज़ 1/√3, या फिर वो -1/√3 भी हो सकता है। देखो क्यों, परपेंडिकुलर इज मेकिंग 30 डिग्रीज विद द वाई एक्सिस है, ये नहीं बोला कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, ये उस तरफ भी हो सकता था। तो लाइन एक्चुअली ऐसे भी हो सकती थी और ये एंगल भी 30 डिग्रीज हो सकता था। तो उस केस में अगर ये एंगल अगर 30 डिग्रीज अगर होता तो ये 60 हो जाता, ये फिर से 30 हो जाता। तो b/a 1/√3 भी हो सकता है और -1/√3 भी हो सकता है। चलो ये एक इक्वेशन बनी, ये a ये b। अब इस ट्राइंगल का एरिया कितना बनता, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। इसका मॉडुलस ये हमें गिवन है कि दिस इज 96√3। तो वहाँ से हमें क्लियर है कि जो a इंटू b था वो एक्चुअली सिंपली 96 का डबल हो गया, प्लस 2 टाइम्स 96√3 हो गया। अब अगर b की जगह अगर मैं a की जगह अगर b√3 अगर यहाँ लिख दूँ तो ये बन गया b² इंटू √3 इज इक्वल टू
2 इंटू 96 √3 का कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर आ गया 96 का डबल, तो 96 इज एक्चुअली 48 इंटू 2 विच इज एक्चुअली दिस इज 48 इंटू 2, तो ये 48 इंटू 4 हो गया, 48 होता है 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 इंटू 4, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो b आ गया 4 इंटू 2 8 √3 प्लस माइनस, b आ गया प्लस माइनस a√3, b की वैल्यू हमने यहाँ डाली तो a इज b√3, तो विच इज वो दे गया कि जो a है वो प्लस माइनस 24 होगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लाइन का हमें x और y इंटरसेप्ट दोनों मिल गए, तो इस केस में ये सारे केसेस बनते, a को एक बार हम लोग 24 भी लेते, a को -24 भी लेते, और b भी कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्लस माइनस 8 √3 होता विद द गिवन कंडीशन। अगर वो यहाँ पे कह देते कि जो उसका एंगल बनता है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ है या पॉजिटिव y एक्सिस के साथ या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो जो हमारे आंसर होते वो कम बन जाते, पर उन्होंने नहीं बोला, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये सारे आंसर्स बनाने पड़े। चलो ये था असाइनमेंट की डिस्कशन। अब याद रखना, मेरी बात याद रखना, 10th में नंबर आए होते हैं हमारे 95%, 99%, 99.99%, कई बच्चों के 100% भी 10th में आए होते हैं, कई बच्चों के 1000% भी आए होते हैं, मजाक कर रहा हूँ, असली ना समझना। तो गड़बड़ क्या होती है कि हमारे माइंड में अपने आप को लेके एक बायस बन जाता है, तो उस बायस से अपने आप को हटाना। अब 11th-12th की जो जर्नी है वो मैराथन है, मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। स्प्रिंट नहीं, स्प्रिंट होता है कि हम भाग के फटाफट पहुंच गए और फ्री हो गए। मैराथन है कि हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप बिल्कुल स्टेप वाइज राइट चलते जाना है। तो 11th के एंड तक जो बच्चे कंपटीशन का टास्क साथ में कर रहे हैं, 11th के एंड तक मतलब फरवरी के कह लो एंड तक, फेब एंड तक के बाद मैक्सिमम मार्च, मान लो मार्च 10 तक मैक्सिमम, हम 11th की किसी भी लेवल के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए 100% रेडी होंगे। तो उससे पहले अपना टास्क क्या होना चाहिए कि हमें नवंबर तक क्लैरिटी में जो काम हम रेगुलर सिलेबस में कर रहे हैं वो हमें 100% समझ में आ जाए, ये पहला टास्क है। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने मोर देन सफिशिएंट है उस बात पे अपने आप को कई बार घुटवाने के लिए कि हमने क्या क्या समझा, और उन सारे एक्स्ट्रा, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं होते, कोऑर्डिनेट में है, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जो हमने कर ली, ट्रिग्नोमेट्री की जो कंपटीशन वाली क्लासेस बनी हुई हैं उनको अटेंड करना शुरू कर देना है। मैं अभी वो ग्रुप में अनाउंस करूंगा, वो साथ में पैरेलल शुरू कर दो। बायनोमियल थ्योरम में एक्स्ट्रा काम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, पर इसके बाद अब हम लिमिट्स करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो याद रखना, बच्चे की गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि स्कूल अलग है, कंपटीशन अलग है। ऐसा नहीं है। समझो कि हमने कंपटीशन क्लियर करना है, वो ये टास्क है। तो जो सिलेबस है ना वो सारा एक ही पूल से निकलता है। स्कूल में बस हमने यहाँ तक जाना है, कंपटीशन में हमने यहाँ तक जाना है, मेंस में हमने डेप्थ में यहाँ तक जाना है, एडवांस में हमने डेप्थ में यहाँ तक जाना है, पर पाथ सेम है। तो जो ये अभी कर रहे हो यही पाथ है, यही पाथ है कि हमें जड़ से बात समझ में आए, फिर कोई भी क्वेश्चन जो हमारे सामने नया है उसको हम जड़ पे ला पाए। वी आर एबल टू ब्रिंग एनी न्यू क्वेश्चन अप टू द रूट्स, कि वो कहाँ से बना दिया, कैसे बना दिया, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नेक्स्ट जोन पे जाना शुरू हो जाता है और हमारे रैंक बनने शुरू हो जाते हैं। अब देखो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे अब समझो कि बहुत ऑर्डिनरली बच्चों का रैंक बहुत तगड़ा बनता है, और वो क्यों बनता है, क्योंकि जिसको ये बात समझ में आ जाता है। देखो अब इतने सारे बच्चे पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे रह के ड्रॉप भी करते हैं, तो इंटरेस्टिंगली जिन बच्चों का रैंक इतने सालों में आया, इतना ज़बरदस्त रैंक्स बने, उनमें से किसी बच्चे ने ड्रॉप भी नहीं करा और 11th-12th में तैयारी करी। तो 2 साल में दे वर एबल टू मेक ऑल दो स्टूडेंट्स सिटिंग ऑल ओवर इंडिया टेक देम बिहाइंड, जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उनको द टास्क इज दिस कि उनको जड़ से समझ में आ जाए कि हैंडल कैसे करना है। तो उस प्रोसेस पे अपने आप को परफेक्ट करो, असाइनमेंट का लेवल बढ़ता रहेगा, साथ में उसी प्रोसेस पे हमारा दिमाग आगे चलता रहेगा कि कैसे हैंडलिंग करनी है वो समझो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट है वो इससे अब बेटर है। अब वो करो, याद रखना, बहाने ना बनाओ, ये काम करो, क्योंकि आपके साथ के बहुत सारे बच्चे 10th के तरीके से नंबर इतने आए होते हैं तो हमें लगता है कि हम लास्ट मोमेंट पे जाके पढ़ लेंगे, अपना काम चल जाएगा।
बिल्कुल नहीं चलेगा, फेल हो जाओगे 11th में। तो कंपटीशन तो बहुत दूर की बात है। गड़बड़कारी सारी की सारी कहाँ पे करोगे कि हमें समझ नहीं आता कि थ्योरी करवा देने के बाद मैंने केवल आपको बताना है कि यूं चलना है, इधर जाना है, जाना उसके बाद खुद है, काम खुद करना है। वो जो क्लासेस क्रिएट करी उसके बीच में देखो स्ट्रक्चर को क्रिएट करा कि हर क्लास के बीच में क्वेश्चंस को करो, पर उसके साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है इन असाइनमेंट्स को करना, और अल्टीमेट टास्क क्या है, टेस्ट में मार्क्स लेना। ये सारे पाथ का पता है पर्पस क्या है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए टेस्ट में अचीव करना। आपका टारगेट मम्मी पापा को, पेरेंट्स को, मुझे, किसी को ये दिखाना नहीं है कि देखो मैंने क्लास अटेंड करी, देखो मैंने असाइनमेंट कर ली। आपका टारगेट है एंड रिजल्ट को अचीव करना। वो एंड रिजल्ट क्या है, टेस्ट में स्कोर लेना। अगर यहां पे आप सही हो तो बाकी सारी बातें सही हैं, तभी ये काम सही हो पा रहा है। तो आपका टास्क है टेस्ट में स्कोर अचीव करना, एक्सक्यूज देना नहीं। एक्सक्यूज दोगे वो कैसे होगी कि मैंने क्लासेस करी थी, असाइनमेंट्स करी थी, टेस्ट में स्कोर नहीं आया। क्यों नहीं आया, वहीं से ही मैंने काम निकालना है। तो इसलिए आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा टेस्ट में स्कोर आए। बाकी एवरीथिंग वुड बी टेकिंग केयर ऑफ बाय इटसेल्फ, बिकॉज यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर डायरेक्टली टारगेटिंग द टेस्ट। सो इफ यू आर एबल टू स्कोर द राइट काइंड ऑफ मार्क्स इन द टेस्ट, जो कि स्कूल के सिलेबस वाले टेस्ट में फुल होने चाहिए, तो हमारी जो डायरेक्शन है वो 100% करेक्ट है। तो चलो अब इसके बाद डिस्कस करेंगे असाइनमेंट 2, फिर उसके बाद सर्कल शुरू हो जाएगा।